हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू BHU चैनल में। आज हम लोग BHU का रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम 2019 एजुकेशन पेपर का सॉल्व पेपर देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का अनुसंधान क्या होगा पर फोकस करता है। तो विच टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन व्हाट विल बी। तो व्हाट विल बी किस में होता है, वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल में होता है। केस स्टडी हो चुका होता है, सर्वे जो चल रहा होता है उसका होता है। एक पोस्ट फैक्टो में क्या होता है कि जो चीज़ बीत चुकी हैं उसमें परिणाम के आधार पर कारणों का पता लगाया जाता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर प्रयोगात्मक होगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस चर को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर जो माना है BHU ने संख्यात्मक अभिरुचि को माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कथन क एवं ख को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन क, वृत्त अध्ययन केस स्टडी का प्रयोग केवल क्लिनिकल मनोविज्ञान में किया जा सकता है। तो ये बात गलत है कि केस स्टडी का प्रयोग सिर्फ क्लिनिकल में होता है। दूसरा है, वृत्त अध्ययन केस स्टडी का दृष्टिकोण कृत्रिम परिवेश पर आधारित होता है। ये बात भी गलत है। तो इस तरीके से दोनों ही कथन असत्य है। तो ऑप्शन डी सही हो गया है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विधिक शोध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें परिजीवी विषय के रूप में ये शोध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना के सूत्रीकरण के बाद किया जाता है। तो उसके बाद उस टूल का चयन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ द टूल किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब हाइपोथेसिस हम लोग बना लेते हैं तो उसके बाद कौन सा टूल यूज होगा उसका चयन किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च टूल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंकड़ा को नोट, रिकॉर्डिंग एंड वीडियो टेप के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है, ये गुणात्मक या क्वालिटेटिव रिसर्च में किया जा सकता है। इसमें किसी भी फील्ड में जा कर के किसी व्यक्ति से या फिर फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ भी दिखाई देती हैं उसको हम लोग नोट्स लिखते हैं या कभी कभी वीडियो कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग बना लेते हैं, वीडियो टेप बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं और बाद में उसका एनालिसिस उसी शाम को की जाती है। तो इस तरीके से ये गुणात्मक अनुसंधान में किया जाता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर जिसे डेटा कलेक्ट करता है उससे ही क्वांटिटेटिव रूप में भरवा लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अध्ययन विश्वसनीय है का मतलब है निष्कर्ष को अन्य सामाजिक वातावरण के लिए सामान्यीकरण किया जा सकना। ये ऑप्शन। और दूसरा है, अवधारणाओं हेतु कल्पित उपाय विभिन्न अवसरों पर स्थित होता है। तो इसका जो ऑप्शन माना है BHU ने वो बी को सही माना है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग प्रतिपादन में बहुधा किया जाता है। तो इसमें जब हमें कोई पॉलिसीज या फिर कोई प्रोग्राम इवैल्यूएशन करना है, नीतियों एवं कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान में ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। ये कभी कभी प्रश्न घुमा के दे देता है कि नीति एवं कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से 2018 में ये क्वेश्चन आया था और घुमा करके 2019 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, यादृच्छिकरण की जाती है। तो रैंडमाइजेशन का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें रैंडमाइजेशन करते हैं, यादृच्छिकरण करते हैं। इसका प्रयोग
जो है जो बैसनेस है उसको कम करने के लिए किया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्तंभ चार्ट या ग्राफ के प्रत्येक मान को प्राप्त करने की आवृत्ति को दिखाता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है, तो इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। स्तंभ चार्ट को हिस्टोग्राम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां। एक अनुसंधानकर्ता वर्ष भर स्कूलिंग के प्रति अध्यापक की मनोवृत्ति का अन्वेषण कर रही है। वह छोटे, मध्यम और बड़े स्कूलों से शिक्षकों के मनोवृत्ति की व्याख्या में विशेष रूप से दिलचस्पी ले रही है। उसे किस प्रतिदर्श विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसके प्रतिदर्श इन स्कूलों का सही प्रतिनिधित्व कर सके? तो हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे डेटा में विभिन्न स्तर है, जैसे यहाँ पे छोटे स्तर पे है, फिर उसके बाद है कि मध्यम स्तर पे है, और फिर उसके बाद उच्च स्तर पे है, तो 3 यहाँ स्तर है, तो 3 स्तर पे पहले बटा हुआ है, तो इसलिए सभी को इक्वल वेटेज देने के लिए इसको स्तरित प्रतिदर्शन का प्रयोग करना चाहिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। समुच्चय अंकों का माध्य 50 तथा मानक विचलन 10 है, तो प्रत्येक छात्र के अंकों को दुगना कर दिया जाए तो नई माध्यिका होगी, तो इसमें दोगुना वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर माध्य तो दुगना होगा, यदि इसकी जगह वो एसटी पूछता तो वो स्थिर ही रहती, मतलब वो वही रह जाती, और जबकि इसका माध्य दुगना हो जाएगा क्योंकि अंकों को दुगना किया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 13। कथन क और क को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन क, चरों को प्रयोगकर्ता द्वारा काम में लाया, नियंत्रित या अवलोकित किया जा सकता है। दूसरा है कि चर सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित नहीं है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है कि इसमें हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स को, ये वेरिएबल आर नॉट रिलेटेड टू थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद पॉजिटिविज्म से संबंधित नहीं है? तो यह पॉजिटिविज्म से सबसे बड़ी बात है कि यह एक गुणात्मक यह एक विधि है जिसका प्रयोग गुणात्मक शोध में होता है, ये चीज़ गलत है। इस और नहीं पूछा है तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो गया ये, क्योंकि ये क्वांटिटिव पॉजिटिव या यथार्थवाद क्वांटिटिव से रिलेटिव होता है, न कि क्वालिटेटिव से, मतलब यह मात्रात्मक से संबंधित होता है, मात्रात्मक शोध से संबंधित होता है, गुणात्मक शोध से संबंधित नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15। परिकल्पना का स्रोत नहीं है, तो सिद्धांत परिकल्पना का स्रोत होता है, सहज बोध परिकल्पना का स्रोत होता है, ज्ञान परिकल्पना का स्रोत होता है, लेकिन एनर्जी से कोई लेना देना हाइपोथेसिस का नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। गुणात्मक अनुसंधान अधिक डैश स्थितियों में आंकड़ा एकत्रित करने में सहायता देता है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो हमको नेचुरल एरिया में, मतलब हमको कोई नेचुरल डेटा चाहिए या परिस्थिति में हमको करना है कलेक्ट डेटा, तो उसके लिए हमको गुणात्मक अच्छा शोध माना जाता है। लेकिन यदि वही एक्सपेरिमेंटल होगा तो वहाँ पे कृत्रिम हम लोग नहीं मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमको जो बाह्य चर हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए वो नेचुरल स्थितियों में गुणात्मक शोध अधिक वैल्यूएबल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन अनुसंधान प्रश्न का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए इवैल्यूएटिंग ए फिनोमिनास, घटना का मूल्यांकन। दूसरा है परिणाम की भविष्यवाणी। तो तीसरा है एक परिकल्पना, डी
अच्छी प्रक्रिया को बढ़ाना। तो इसमें पूछा है अनुसंधान का प्रकार नहीं है, तो इसमें सबसे जो हाइपोथेसिस, उसमें एक टूल एज ए स्टेप आता है, हाइपोथेसिस का निर्माण करना रिसर्च में स्टेप आता है, तो ये प्रकार हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार का अनुसंधान अभिभावी स्थितियों को सुधारने पर संकेंद्रित करता है? तो ये एक्शन रिसर्च जो है वो स्थितियों को सुधारने में मदद देता है, प्रिवेलिंग सिचुएशंस को करने में मदद देता है। तो ये एक्शन रिसर्च होता है, जैसे कि तुरंत कोई भी समस्या का समाधान करना हो तो वो एक्शन रिसर्च किया जाता है, या ज़मीनी स्तर पे किसी समस्या का समाधान करना हो तो एक्शन रिसर्च किया जाता है। ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती कि जो रिसर्चर है वो वही या कोई बड़ा व्यक्ति ही किसी समस्या का समाधान करे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सभी गैर प्रायिकता प्रतिदर्श तकनीक के प्रकार हैं सिवाय। तो इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अंतर किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सुविधा प्रतिदर्श, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, फिर स्नोबॉल और परपजीवी, ये तीनों ही नॉन प्रोबेबिलिटी के या फिर असंभाव्यता के या गैर प्रायिकता के प्रकार है। इसमें से सिर्फ एक जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता प्राचलिक प्रतिदर्श के प्रकार है, तो इसलिए इसमें एक ऑप्शन ही अलग है, तो ये इसका बी सही हो जाएगा। अगला है कोई पी वैल्यू का अभिप्राय है, तो पी वैल्यू से तात्पर्य प्रोबेबिलिटी वैल्यू होता है, पी वैल्यू का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दस्ता समूहों का अनुदैर्ध्य अध्ययन है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज ऑफ कोहॉर्ट ग्रुप। तो कोहॉर्ट ग्रुप में क्या क्या किया जाता है? प्रत्येक अनुक्रमित मापन हेतु विभिन्न भागीदारों का उपयोग किया जाता है। यूज पर डिफरेंस पार्टिसिपेंट फॉर ईच सिक्वेंशियल मेजरमेंट, तो इसमें इसका ऑप्शन इसका बी सही है कोहॉर्ट ग्रुप्स के लिए। अगला क्वेश्चन है कथन का सही विकल्प को चुनना है। इसमें लैटिन स्क्वायर डिजाइन यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन से अधिक लाभदायक है क्योंकि यह दो गण चरों के प्रभाव को नियंत्रित करता है। ख 2x2 क्रम गुणित डिजाइन में 6 स्वतंत्र चर होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन जो है पहला सही है कि लैटिन स्क्वायर डिजाइन यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन से अधिक लाभदायक है क्योंकि यह दो चरों के प्रभाव को नियंत्रित करने में संभव है, तो ऑप्शन ये सही है और दूसरा ये गलत है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि क कथन सत्य है और ख असत्य है। अगला क्वेश्चन है 23, अनुसंधान में नीतिपरक मानक में निम्न किसके लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है? तो शोध प्रबंध प्रारूप के लिए कोई इसमें दिशा निर्देश नहीं है, और जबकि कॉपीराइट के लिए निर्देश है, डाटा शेयरिंग पॉलिसी है और पेटेंट पॉलिसी है, लेकिन कोई भी थीसिस फॉर्मेट नहीं है। नीतिपरक मानक में हेतु क्या बोला? इथिकल नॉर्म्स के लिए, तो इथिकल नॉर्म्स में थीसिस फॉर्मेट के लिए नहीं है, जबकि इन तीनों के लिए दिया हुआ है दिशा निर्देश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कॉपीराइट सबसे पहले पेटेंट जो होता है ये बौद्धिक संपदा अधिकार से होता है, और सी जो है कॉपीराइट इसमें आता है, ट्रेडमार्क, ये तीनों चीज़ें आप बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती हैं। अब कहेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? जैसे कि हमारे समाज में अन्य प्रॉपर्टी जैसे कि रुपये, पैसे, जितने भौतिक चीज़ें हैं उनके लिए तो एक नियम बना हुआ है, भौतिक चीज़ों के लिए नियम कानून बना है कि मतलब उसकी यदि कोई उस पर अधिकार जमाता है तो हम लोग न्यायालय में जाते हैं। इसी प्रकार
अभौतिक चीज़ें जैसे विचार, किसी की लेख, कहानियाँ, किसी के अपना साहित्य, ये सब चीज़ें भी किसी की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बौद्धिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है जो अमूर्त होती है। अब इसकी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकार आया। तो बौद्धिक संपदा अधिकार को बनाए रखने के लिए या इनकी सुरक्षा के लिए 3 तरीके अपनाए गए। पहला पेटेंट था। पेटेंट में क्या होता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी चीज़ को नए रूप में आविष्कार करता है तो उसको पेटेंट करा लेता है। पेटेंट कराने पर यदि उससे संबंधित कोई वस्तु कोई बनाता है तो उसको उसका पैसा कुछ न कुछ देना होता है। जैसे कि आपने मैंगो जूस पिया होगा, जो आता है मैंगो जूस एक पैकेट में, तो उसकी जो उसकी जिसमें वो भरा जाता है, वो पैकेट जो पैक होता है, वो जो पैकेट होता है वो पैक होता है और यहाँ पे जो छोटा छेद होता है, तो वो ये इसको किसी कंपनी ने जिसने पहली बार बनाया उसको पेटेंट करा रखा है। तो उस प्रकार का जो भी पैकिंग करेगा या उस प्रकार का जो भी पैकेट बनेगा तो उसको उसको कुछ पैसे उसको प्रतिशत रुपीज़ देने होते हैं, तो वो पेटेंट कहलाती है। और इसके बाद दूसरा आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या होता है कि आप बिना पूछे किसी व्यक्ति के यदि कॉपीराइट कर लिया तो आप बिना पूछे किसी वस्तु को आप रीयूज नहीं कर सकते, उसके कुछ भागों को अंश को नहीं ले सकते। यदि लेते हैं तो वो उस आपके ऊपर कॉपीराइट का मुकदमा कर सकता है। ट्रेडमार्क भी इसी प्रकार से एक बौद्धिक संपदा अधिकार को बनाए रखने के लिए एक तरीका है। तो इस तरीके से थिसॉरस कोई तरीका नहीं है, ये लीगल रूप से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगर व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर, तो ऑप्शन ए सांख्यिकी की मानक रेंज का मॉडल त्रुटिमान, ये नहीं है, ऑप्शन ये भी गलत है। सांख्यिकी के मानक विचलन के गणना में त्रुटि, इसका ये भी गलत है। ऑप्शन 3 त्रुटि को कम करने के लिए मानकीकृत सांख्यिकी, ये भी गलत है। इसका जो 4th है वो सही है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी के प्रतिदर्श बंटन का मानक विचलन जो होता है वो मानक त्रुटि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उचित प्रतिदर्श हेतु अद्यतन पूर्ण तथा संभव होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अप टू डेट, कंप्लीट एंड अफोर्डेबल फॉर प्रॉपर सैम्पलिंग? तो इसमें जब जो ऑप्शन है वो पहला सही है, सैम्पल फ्रेम। सैम्पल फ्रेम से ही हम जैसे कि बहुत सारे हमारे पास डेटा हैं, तो इसमें से हमको इसमें से चुनने के लिए ये हमारा सैम्पल फ्रेम हो गया, इसमें से हम लोग कुछ डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमेशा हमेशा अद्यतन होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और फिर संभव होना चाहिए। तो इस ऑप्शन इसका पहला से हो जाएगा 26 का। अगला क्वेश्चन है, निगमनिक सिद्धांत है, डिटेक्टिव थ्योरी, तो वन ऑफ दैट, तो इसमें से ऑप्शन है ए, जिसका उद्देश्य है ज्ञान के संचय में प्रतिपुष्टि हेतु निष्कर्ष देना। दूसरा, स्पष्ट परिभाषित परिकल्पना का परीक्षण शामिल है। सी, जो सिद्धांत को आंकड़ों में व्युत्पन्न होने देता है। डी, जो जब भी संभव हो गुणात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है कि निगमनात्मक सिद्धांतों में क्या होता है कि स्पष्ट एवं परिभाषित परिकल्पना का परीक्षण शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द केस स्टडी मेथड? केस स्टडी के बारे में क्या सही नहीं है कि, तो इसमें त्रुटि होने की संभावना होती है। बी, इसका मुख्यतया गुणात्मक होता है। सी, यह बहुत महंगी पद्धति होती है। डी, यह मात्रात्मक होता है। तो केस स्टडी मात्रात्मक नहीं होती। जैसे कि केस स्टडी में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है,
और उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित बचपन से लेके अब तक की जितनी भी उसकी घटनाएं होंगी या परिवेश से संबंधित माता पिता सबसे जुड़ी जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं, फिर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे कि भूल भुलैया में वो जब देखता है कि उसको लेडीज़ को प्रॉब्लम है तो वो उसके गांव जाता है, उसके बचपन से लेके अब तक की सारी कहानी को जानता है और अंत में रीजन को वो पकड़ पाता है कि उसने बचपन में कहानी सुनी थी, ये समस्या हुई थी, ऐसा ऐसा। तो इस तरीके से इसमें यह गुणात्मक होता है, जो डेटा इकट्ठे होते हैं वो गुणात्मक होते हैं, तो इसलिए ये इसमें सत्य नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है कि यह मात्रात्मक होता है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, ए रिसर्च रिपोर्ट इज फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ। एक शोध रिपोर्ट डैश का औपचारिक विवरण होता है। तो शोध रिपोर्ट जो होता है, जो हम लोग शोध रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, वो किसी भी रिसर्च में की पूरी प्रोसेस क्या प्रक्रिया होती है कि किसी भी शोध को किस प्रकार से किया, पहले टॉपिक क्या है, उसकी क्या प्रोसेस है, क्या फाइंडिंग हुई, ये रिपोर्ट में बताई जाती है। इसलिए ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिदर्श आकार का निर्धारण करने में निम्न में से कौन सहायक है। तो प्रतिदर्श आकार को निर्धारण करने में कोकरन नियम जो है, कोकरन नियम है एक, वो सहायक है। तो इसलिए और सब ये सब सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सत्य होने की स्थिति में नल हाइपोथेसिस नगण्य परिकल्पना की अस्वीकृति क्या कहलाती है। तो इसमें टाइप 1 त्रुटि कहलाती है। जब हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, जब हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है और वो रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो टाइप 1 त्रुटि कहलाता है, तो वो टाइप 1 त्रुटि कहलाता है। जबकि इसका ही ये टाइप 1 हो गया, और टाइप 1 में होता है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो टाइप 1 होता है। उसी जगह टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में देख लीजिए क्या होता है, इसमें हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब ये सेकेंड टाइप होता है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिए कि टाइप 1 में हमेशा क्या होता है, टाइप 1 में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है और उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, और इसी का अपोजिट होता है वो टाइप 2 कि उसमें नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा कि टाइप 1 त्रुटि। अगला क्वेश्चन है 32, अनुसंधान अध्ययन में चयनित एक चर माता पिता का व्यवसाय जैसे व्यापार, खेती, सेवा इत्यादि किस प्रकार का मापन है। तो ये नॉमिनल ऑर्डर में आएगा कि वो क्या है, तो वो नॉमिनल है, एक संकेत दे दिया जा रहा है, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33वां, डाटा व डाटा होता मेटा डाटा इज द डाटा दैट, मेटा डाटा वह है जो डाटा को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब टू अदर्स डाटा, तो वो मेटा डाटा कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बाय।